नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम नया निजाम। आज मैं चर्चा करूंगा नया निजाम में देश के वास्तविक निजाम प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री ही होते हैं देश के वास्तविक निजाम। मैं देश के वास्तविक निजाम के विषय में आपको बताना चाहता हूं। चलिए आज आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर देश का असली निजाम क्यों है, उनके पद के लिए योग्यता क्या है, उनके कार्य और अधिकार क्या है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्णय और चुनाव पर निर्भर है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति का यह अधिकार अत्यधिक सीमित है। हमारे देश में संसदीय पद्धति की सरकार स्थापित की गई है, अतः यहाँ के प्रधानमंत्री की स्थिति इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के समान है। सच पूछा जाए तो वह अत्यंत ही शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं और देश का वास्तविक निजाम होते हैं। हमारे राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यदि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त नहीं करे और अपने इच्छा अनुसार संसद के किसी सदस्य को नियुक्त कर ले, तो जनता और संसद का बहुमत दल उसकी नियुक्ति का विरोध करेंगे। परिणाम यह होगा कि नियुक्त व्यक्ति मंत्री परिषद गठन करने एवं शासन कार्य संचालन में असमर्थ होगा। चूंकि राष्ट्रपति का कर्तव्य सुदृढ़ सरकार स्थापित करना है, इसलिए वह बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर को यानी कि प्रधानमंत्री को संसद का अनिवार्यतः सदस्य होना ही चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यद्यपि प्रजातंत्रात्मक पद्धति के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, तथापि कुछ परिस्थितियों के कारण यदि राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री हो जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। 1967 ईस्वी के आम निर्वाचन के पूर्व इंदिरा गांधी को राज्यसभा की सदस्यता होते हुए भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ऐसा हमारे इतिहास में है। मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल या परिषद का निर्माता होता है, अतः उनका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी महत्ता और शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री परिषद के अस्तित्व में आने के पूर्व ही उसकी नियुक्ति होती है। उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में बता दूं। चूंकि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि वह जनता का प्रिय हो और प्रभावशाली व्यक्ति हो। वह मंत्रियों को चुनते हैं, इस प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करते हैं। इस कार्य में उसे बहुत ही स्वतंत्रता रहती है। हाँ, उसे अपने दल के प्रभावशाली व्यक्तियों को चुनना पड़ता है। वह आवश्यकता अनुसार किसी को भी मंत्री को पद त्याग करने के लिए विवश कर सकता है। यदि उनके चाहने पर भी कोई मंत्री त्याग न दे
तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नई परिषद का यानी मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकते हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल के जन्म, जीवन तथा मृत्यु तीनों का केंद्र बिंदु कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों में सभापति का पद ग्रहण करता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारणों इत्यादि में उनका सबसे अधिक हाथ रहता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार होता है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाते हैं और राष्ट्र की नीति निर्धारित भी करते हैं। इसका सबसे प्रमाण यह है कि उनके प्रधानमंत्री काल में सरकार उसी की कहलाती है। जैसे आपने नेहरू की सरकार, इंदिरा की सरकार, राजीव की सरकार, मनमोहन की सरकार, अटल की सरकार, अब मोदी की सरकार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। वह राष्ट्रपति, लोकसभा तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य भी करते हैं। कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना नहीं दे सकता और यदि देता भी है तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री को देना जरूरी है। राज्य से बहुत से ऊंचे पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। जैसे राज्यपाल, राजदूत, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। नीति संबंधी अधिकांश बातों और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की ओर से संसद में वही वक्तव्य देते हैं। इसी कारण उसे सरकार का प्रमुख वक्ता भी कहा जाता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता है, अपनी टीम का कप्तान है, इसलिए समस्त देश के शासन के ऊपर उनका व्यापक अधिकार रहता है। देश के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण भी वही करते हैं। संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के परामर्श से राष्ट्रपति अपने सारे संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भी विघटित करके नए निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने इस अधिकार का प्रयोग पहली बार 1970 ईस्वी में किया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही लोकसभा विघटित की गई थी और नए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसी तरह 22 अगस्त 1979 को भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा विघटित कर नए चुनाव का आदेश जारी किया गया था। प्रधानमंत्री तथा उसकी सहयोगी अन्य मंत्रियों के बीच संबंध की चर्चा करने से प्रधानमंत्री की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हम देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, उसे जीवन देता है और उसका अंत भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद का अधिपति होता है, ऐसा कहा जा सकता है। यद्यपि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के स्थान बराबर हैं, फिर भी उसे समानों में प्रथम कहा जाता है। प्रधानमंत्री को मून अमंग द स्टार्स भी कहा जाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जाता है कि वह सूर्य है जिसकी परिक्रमा मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य करते हैं। वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री की भी यही स्थिति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह देश का वास्तविक शासक या यूं कहें कि प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक निजाम होते हैं। जब तक उन्हें संसद के बहुमत प्राप्त होते हैं तब तक उनकी शक्ति असीमित होती है, असीम होती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संबंध में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक।
भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जाता है और कहना भी चाहिए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ही अपने देश का वास्तविक निजाम कैसे हैं। आज के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।